Yes, in the yesterday's class we were discussing about the convection. एक मैंने आपको कंडक्शन बताया था और दूसरा हमने कन्वेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और जो कन्वेक्शन होता है बेसिकली उसकी डेफिनेशन में क्या था, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर। इसमें जो हीट है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होगी किसी भी मीडियम के, जिसमें पार्टिकल क्या करेंगे, एक्चुअल मूवमेंट करेंगे। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर चल करके जाएंगे और वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। कंडक्शन में ऐसा नहीं था। कंडक्शन में पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशंस के थ्रू हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो ये कंडक्शन के अंदर था, जिसमें हमने लिखा था नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम। इसमें मीडियम का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें मीडियम का एक्चुअल मूवमेंट होता है कन्वेक्शन में। और कन्वेक्शन के मैंने आपको टाइप्स बताए थे। पहला टाइप था नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा है फोर्स्ड कन्वेक्शन। जो नेचुरल कन्वेक्शन है वो बेसिकली किसके इन्फ्लुएंस में होता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है। अब वो फोर्स देखिए क्या होगा यहाँ पर, इस डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट में आप लोग ये स्टडी कर रहे थे कि जब हम यहाँ से बर्नर को ऑन करेंगे तो ये बर्नर को ऑन करने से जो हीट मिलेगी इन पार्टिकल्स को, उससे ये पार्टिकल किस तरफ जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि पार्टिकल ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये हायर एनर्जी के पार्टिकल हैं। तो यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे, दूसरे जो पार्टिकल है, जो हैवी पार्टिकल्स, मतलब कि जिनको अभी हीट एनर्जी नहीं मिली है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, हैवी पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स किस तरफ आएंगे, वो पार्टिकल्स आएंगे इस खाली स्पेस को भरने के लिए। तो अगर यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल है, फॉर एग्जांपल इस जगह पर ये बहुत सारा मटेरियल है और ये मटेरियल यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, तो क्या होगा, इसके आसपास जो मटेरियल होगा वो इसकी जगह को लेना शुरू कर देगा। तो जैसे ही यहाँ से ये मटेरियल चला जाएगा, आसपास का जो आसपास के जो सब्सटेंस है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इसके स्पेस को ले लेंगे। और बेसिकली ये जो पार्ट, इसमें जो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एरो बना रखे हैं, ये बेसिकली किसके कारण से मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बीच में से पार्टिकल ऊपर उठ रहे हैं क्योंकि हायर काइनेटिक एनर्जी के, और साइड्स में से जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो हैवी पार्टिकल है, डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा। तो ये कन्वेक्शन करंट में हमने डिस्कस किया था। अब इसके बाद कन्वेक्शन करंट में इसके एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे। देखिए एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, एग्जांपल्स के बारे में बात करें। ये कौन सा कन्वेक्शन है, तो आंसर है नेचुरल कन्वेक्शन। ये जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल्स को नीचे लेकर के आ रहा है तो जरूर ये कैसा कन्वेक्शन होगा, ये नेचुरल कन्वेक्शन होगा, बिना ग्रेविटी के नहीं होगा नेचुरल कन्वेक्शन। जैसे ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको सी ब्रीज बता दिया था। अब लैंड ब्रीज के बारे में सुनिए। जो लैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है। स्पेसिफिक हीट कम होने से क्या होगा, स्पेसिफिक हीट इसकी लोअर है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि ये पर डिग्री केल्विन टेम्परेचर इसका डिक्रीज होता जाएगा थोड़ी बहुत एनर्जी दे करके। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, ये जब तक 4200 जूल की एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तब तक 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन डिक्रीज नहीं होगा। तब तक 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन डिक्रीज नहीं होगा। तो वाटर को 4200 जूल की एनर्जी ड्रॉ करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तो जब वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा तब जाकर के उसका टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जो लैंड है वो तो जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है। फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, क्या एग्जाम्पल बताया था, 500 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलोग्राम मटेरियल 1 केल्विन टेम्परेचर कम कर देगा जब वो कितनी हीट को लॉस कर देगा, 500 जूल की हीट को लॉस कर देगा, सराउंडिंग में रेडिएट कर देगा। अच्छा, ये हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो आंसर है एयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये जो एयर पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आकर के इस लैंड से कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने पर ये इसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो ये पार्टिकल यहाँ पर आकर के टकराता है और टकराते ही लैंड से हीट एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेकर के इसको क्या कर देते हैं, लैंड को ठंडा कर देते हैं। इसी तरह से वाटर, जो वाटर है उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, ठंडा होने में टाइम लगेगा तो इसका टेम्परेचर तो अभी भी हायर है, ये अभी भी हायर टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस।
और जो लैंड है वो तो जल्दी से ठंडी होगी, आसपास के मॉलिक्यूल्स ने उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो ये जो यहाँ का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो 27 डिग्री सेल्सियस जहां पर टेम्परेचर है, ये वाटर मॉलिक्यूल अभी भी गर्म है, तो ये आसपास की एयर को यहाँ से गर्म करके किस तरफ उठाएंगे, हीट अप करके यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। तो जो पार्टिकल एयर के सरफेस से जाकर के कोलाइड करता है, वाटर से वो एनर्जी लेता है, एनर्जी लेकर के अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होता है। तो यहाँ का स्पेस खाली होता जा रहा है ना, यहाँ की डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। और पार्टिकल अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर लैंड के आसपास जो पार्टिकल है वो तो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर लो डेंसिटी है, यहाँ पर हायर डेंसिटी है, यहाँ पर हायर डेंसिटी है। तो ये क्या करेंगे, तो ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ। तो बेसिकली ये पार्टिकल इधर आने शुरू हो जाएंगे, और अगर ये पार्टिकल इस तरफ आएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। क्योंकि अब जो एयर का मूवमेंट हो रहा है, एयर करंट हो रहा है, एयर करंट बन रहा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है लैंड से सी की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। डे टाइम में इसका उल्टा होता है, कल डिस्कस किया था हमने। अभी नाइट टाइम के अंदर क्या होगा, जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, लैंड से सी की तरफ मूव करेगी। सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और ये किस कारण से हो रहा है, ये स्पेसिफिक हीट के डिफरेंस के कारण हो रहा है। दिन के समय वाटर को गर्म होने में टाइम लगता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा है। इतनी एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करेगा 4200 जूल की, तब जाकर के उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और जो लैंड है वो तो जल्दी गर्म हो जाएगी क्योंकि 500 जूल मिलते ही उसका टेम्परेचर तो 1 डिग्री बढ़ जाता है। ओके, सो ये नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल। और एग्जांपल सुनो नेचुरल कन्वेक्शन का। सेकंड एग्जांपल है नेचुरल कन्वेक्शन का ट्रेड विंड्स। देखो ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, बेसिकली जो अर्थ है, तो अर्थ में हम लोग ये इक्वेटर लाइन होती है, सेंटर से जो ये लाइन पास होती है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, उसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। सो दिस इज द इक्वेटर लाइन। और यहाँ पर क्या है, पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पर बर्फ जमी हुई है। सो हेयर वी आर रिप्रेजेंटिंग द पोल्स। तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, ऑब्वियसली लोअर टेम्परेचर होगा, और इक्वेटर का टेम्परेचर कैसा होगा, हायर टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर है हायर टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर है लोअर टेम्परेचर। अब जहां पर हायर टेम्परेचर है वहां पर पार्टिकल गर्म होकर के ऊपर उठेंगे। तो यहाँ पर जो लैंड के आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट अप होकर के अपवर्ड डायरेक्शन में जा चुके हैं। तो इन पार्टिकल्स की जगह लेने के लिए कौन आएगा, तो आंसर है यहाँ पर डेंसिटी काफी ज्यादा है एयर की। तो एयर की डेंसिटी यहाँ कम होती है इक्वेटर लाइन पे। इक्वेटर लाइन पे एयर की डेंसिटी कम होती है और जो पोल्स होते हैं वहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये क्या होता है, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। जहां पर पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा है, जहां पर पार्टिकल्स का नंबर कम है, उसी तरफ डिफ्यूजन होगा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, और इस तरह से ये इस तरफ चल पड़ते हैं, पोल से इक्वेटर लाइन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ की जो एयर है वो तो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, और पोल से एयर चलती है किस तरफ, इक्वेटर लाइन की तरफ। तो यहाँ पर एक कन्वेक्शन करंट बन जाता है। ये भी एक कन्वेक्शन करंट है पोल से। तो सबसे पहले पोल से एयर आएगी इक्वेटर लाइन की तरफ, फिर इक्वेटर से वो एयर गर्म होकर के ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद फिर वापस वो किस तरफ चली जाएगी, फिर वापस वो ठंडी होगी, पोल्स की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर एक कन्वेक्शन करंट बन जाएगा, और ये भी ग्रेविटी के कारण होगा। जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर जा रहे हैं, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ओके, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई यहाँ से अपनी शिप लेकर के चलता है इक्वेटर लाइन की तरफ, तो वो इन हवाओं के कारण, इन ट्रेड विंड्स के कारण नॉर्थ पोल से किस तरफ चल पड़ेगा, इक्वेटर लाइन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, बोट्स को चलाने में, बोट्स जिसके अंदर एक बड़ा सारा पर्दा लगा होता है, ठीक है, उन बोट की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि अगर वो यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो बेसिकली वो किस तरफ मूव करेंगे, यहाँ से अगर मूव करना शुरू करेंगे तो वो किस तरफ जाना शुरू कर देंगे, वो इक्वेटर लाइन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो एयर करंट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से
इक्वेटर लाइन की तरफ जा रहा है, और साउथ से किस तरफ जा रहा है, इक्वेटर लाइन की तरफ जा रहा है। तो जो हवाएं हैं वो इक्वेटर की तरफ चलती हैं, पोल से, नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ हवाएं आती हैं, और इन विंड्स की वजह से जो बोट्स हैं उनको मूव किया जा सकता है पोल से इक्वेटर लाइन की तरफ। तो इसीलिए इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। अभी आजकल तो जो बोट्स हैं उनमें इंजन्स लगे होते हैं, पहले जो बोट्स होती थी उसमें इंजन्स नहीं होते थे, तो वो इन्हीं विंड्स की हेल्प से ही उस बोट को मूव करते थे। इन विंड्स की हेल्प से ही बोट को क्या करते थे, विंड की डायरेक्शन में मूव करते थे, तो पोल से इक्वेटर लाइन की तरफ आना आसान था। तो इनको ट्रेड विंड बोलते हैं। ट्रेड ट्रेड का मतलब कमर्शियल, कमर्शियल यूज में आती थी काम, जैसे कि कोई बाहर से कोई मटेरियल्स हैं, दूसरे कंट्री के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो किसी दूसरे जगह पर पहुंचाने हैं, तो उसके लिए हम लोग इन विंड्स की हेल्प लेते हैं और ओशियन के थ्रू ट्रेवल करते थे, ओशियंस के थ्रू ट्रेवल करते थे। तो इसीलिए इसको ट्रेड विंड बोलते हैं। कमर्शियली इसका यूज था, ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता था सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, सो दीज आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। तो ये सारे कौन से कन्वेक्शन है, ये सारे नेचुरल कन्वेक्शन है, नेचुरली हो रहा है ये ग्रेविटी के इफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ कन्वेक्शन है फोर्स्ड कन्वेक्शन। देखो फोर्स कन्वेक्शन नाम से पता लग रहा है, इसमें मटेरियल को मूव करने के लिए पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल, इनको क्या करवाना है, इनको मूव करवाना है। अब अपने आप तो मूव करेंगे नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा। पंप लगाना पड़ेगा मतलब कि एक एक्सटर्नल एजेंट का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो होता है, और ब्लड फ्लो होता है तो वो किसको रेगुलेट करता है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, उसको ना तो ज्यादा इंक्रीज होने दे रहा है ना ज्यादा डिक्रीज होने दे रहा है। तो ब्लड का फ्लो इसी कारण से तो होता है ताकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रहे। तो ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा, इसको पंप करना पड़ेगा। पंप करने के लिए क्या होगा, ह्यूमन हार्ट। तो हार्ट जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक एक्सटर्नल एजेंट है, वो एक पंप है। वो पंप क्या करता है, उस ब्लड को फ्लो करता है, ब्लड को फ्लो करता है तो ब्लड क्या करता है, आसपास के जो भी सेल्स हैं उनसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे फ्लो होता है। तो ये कूलिंग सिस्टम का काम करता है। ये किसका काम करता है, कूलिंग सिस्टम का काम करता है, जैसे किसमें होता है, जैसे एक इंजन के अंदर होता है। तो इसका एक एग्जांपल तो ये हो जाएगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है क्योंकि ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड अपने आप फ्लो नहीं करता है। तो जो कन्वेक्शन प्रोसेस यहाँ पर हो रही है उसके लिए एक पंपिंग सिस्टम काम कर रहा है, वो है हार्ट। अब इंजन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कूलिंग सिस्टम ऑफ ए इंजन, हीट इंजन, कूलिंग सिस्टम ऑफ ए हीट इंजन। तो हीट इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है देखिए कैसे काम करेगा। सबसे पहली बात, हमारे पास ये एक इंजन है, ये काफी गर्म हो चुका है, इसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा जा सकता है, और भी गर्म हो सकता है ये, तो इसको गर्म नहीं होने देना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक सिस्टम लगा देते हैं पाइप्स का। तो इस तरह से इस पे पाइप आती है, और इसके चारों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कॉयल कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम लगाया, और इस तरफ से ये पाइप बाहर आ रही है। इसमें क्या फ्लो करना है, वाटर फ्लो करना है, कूलेंट को फ्लो करना है। तो इस तरह से ये एक सिस्टम लगा दिया हमने इंजन के चारों तरफ, जिसको हम लोग रेडिएटर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएटर बोला जाता है इसको। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है। अब इसमें इस डायरेक्शन से
हम लोग क्या एंटर कराएंगे, कोल्ड वाटर को। दूसरी तरफ से क्या बाहर आएगा, दूसरी तरफ से हॉट वाटर बाहर आएगा। क्यों, ये हॉट कैसे हो गया, गर्म कैसे हो गया? तो आंसर है कि इसने किससे हीट एब्जॉर्ब की, इंजन से। तो ये बीच में इंजन है और इसके चारों तरफ हमने ये जो पाइप है, कॉपर की ट्यूब है, इस कॉपर की ट्यूब को क्या कर दिया, इसके चारों तरफ ऐसा कॉइल शेप में रैप कर दिया। कॉइल की शेप में इसको क्या कर दिया, रैप कर दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि इधर से हमने कोल्ड वाटर को भेजा। अब वाटर को क्यों यूज करते हैं इसमें, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा होती है। तो जब वो इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाकर के उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज होगा या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। तो कोल्ड वाटर यहाँ से एंटर करता है, ये इंजन से हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करके दूसरी तरफ से गर्म होकर के बाहर आता है। गर्म होकर के बाहर आते हैं तो इसको भी ठंडा करना पड़ेगा। अब इसको ठंडा करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको एक कंडेंसर से पास करेंगे। कंडेंसर या हमारे पास एक रेडिएटर होता है यहाँ पर, वो रेडिएटर के अंदर लगा होता है फैन। तो ये फैन क्या करता है, इस हीट को बाहर की तरफ क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये जो हॉट वाटर इस पाइप के अंदर है, इस पाइप को हम लोग एक फैन के आसपास घुमाते हैं, तो वो फैन क्या करता है, इस हीट को सराउंडिंग में रेडिएट करना शुरू कर देता है, गर्म हवा बाहर फेंकता है। और दूसरी तरफ से ये वाटर फिर से थोड़ा ठंडा हो जाता है और इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा से इसके अंदर भेजना शुरू करेंगे, इंजन के अंदर। और ऐसा करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एजेंट। वो एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, पंप होगा। और इस पंप के थ्रू ये कोल्ड वाटर इसमें दोबारा चला जाएगा। तो ये सिस्टम बनेगा। अब कैसे फ्लो हो रहा है वाटर, वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ से, ये पंप से स्टार्ट होगा, ये पंप से स्टार्ट होगा। पंप इसको पुश करेगा इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा, और ये इंजन के चारों तरफ जो वाटर है इस तरह से क्या करने वाला है, ऑयल की फॉर्म में इसके चारों तरफ ऐसा चलेगा और गर्म होकर के दूसरी तरफ से बाहर आएगा। और हॉट वाटर के साथ में हमने एक कूलिंग सिस्टम लगा दिया, यहाँ पे एक फैन लगा दिया जो क्या करेगा, जो इसकी हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट करेगा, सराउंडिंग में इसको रिलीज करेगा, सराउंडिंग में रिलीज करके दोबारा से ये कोल्ड वाटर बनेगा और कोल्ड वाटर को दोबारा से पंप करेंगे, फिर वो इंजन के चारों तरफ फिर घूमेगा। सो दिस इज द कूलिंग सिस्टम, ये कूलिंग सिस्टम है। और ये किस पर बेस्ड है, ये कन्वेक्शन ही तो है। कन्वेक्शन में मैंने क्या बताया था कि पार्टिकल खुद चल करके जाता है। जो हीटेड पार्टिकल है, जो गर्म हो जाता है पार्टिकल, वो हीट को ट्रांसफर करने के लिए खुद चल करके जाता है और किसी दूसरे कोल्ड पार्टिकल से कोलाइड करता है। तो इसमें भी तो यही हो रहा है, इसमें अगर ये मटेरियल मूव कर रहा है तो मटेरियल में पार्टिकल्स होंगे, और ये पार्टिकल्स इस सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो पार्टिकल अगर चल करके जा रहे हैं तो ये कौन सा हुआ, ये हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ, कन्वेक्शन से हुआ। क्योंकि कन्वेक्शन में हमने यही तो स्टडी किया था। देखिए ये रही वो इंपॉर्टेंट बात, दिस वन क्या लिखा हुआ है, बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। तो आपको क्या करना है, कन्वेक्शन में क्या याद रखना है कि पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होगा और वो हीट को क्या करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करेंगे। और ये जो कूलिंग सिस्टम मैंने बताया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो वाटर के अंदर पार्टिकल्स ही तो हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, और वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा रहे हैं। सो दिस इज द कन्वेक्शन। लेकिन ये कौन सा कन्वेक्शन है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो आंसर है ये फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। क्योंकि हमें इसमें एक एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कि क्या लगाना पड़ा, एक मोटर लगानी पड़ी, एक पंप लगाना पड़ा, जो इस वाटर को ऐसा चलाएगा। अपने आप नहीं होगा, ये ग्रेविटी के कारण ऐसा नहीं हो रहा। ओके, तो ये फोर्स कन्वेक्शन। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेडिएशन। अच्छा, इसके और भी एग्जांपल्स ले सकते हो आप अगर लेना चाहो तो। जैसे वेंटिलेशन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं हमारे घरों में, तो वेंटिलेशन सिस्टम का क्या काम होता है, जो एक रूम होता है उसके अपर सरफेस, ये जो वॉल है, इसके वॉल के टॉप पर यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक फैन को लगा देते हैं। तो इस जगह पे हमने क्या एडजस्ट कर दिया, एक इस तरह से फैन लगा दिया, एग्जॉस्ट फैन लगा दिया। ये फैन क्या करेगा, ये फैन क्या करेगा, यहाँ पर जो हीटेड पार्टिकल है, जो गर्म पार्टिकल है, वो ऑब्वियसली ऊपर उठते हैं, लाइट वेट होते हैं, डेंसिटी कम होती है, तो ये हीटेड पार्टिकल्स को क्या कर देता है, बाहर की तरफ पुश कर देता है और इस रूम से बाहर निकाल देता है। तो रूम के अंदर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन को सही रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन से फैन का यूज करते हैं, एग्जॉस्ट फैन का। और एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, जो हीटेड पार्टिकल्स हैं
उनको रूम के अपर साइड से क्या कर देता है, एक्सपेल कर देता है। एक्सपेल करना मतलब बाहर निकाल देना, EXPEL। सो दिस इज द वेंटिलेशन सिस्टम, ये वेंटिलेशन सिस्टम होता है। तो ये भी कन्वेक्शन पे बेस्ड है, इस पे भी हमने पंप लगा रखा है जो हीटेड पार्टिकल्स को बाहर की तरफ पुश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अब स्टडी करते हैं। ये भी बेसिकली क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ये कि हीट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो हीट ट्रांसफर का एक और मेथड है हमारे पास। हीट ट्रांसफर का तीसरा जो मेथड है, थर्ड जो मोड है, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन से भी हीट ट्रांसफर हो सकती है। अब ये रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन में कोई पार्टिकल नहीं होगा, ये बिना मीडियम के भी ट्रांसफर हो सकता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन में आपको ये याद रखना है कि जो हीट है वो ट्रांसफर होगी रेडिएशन में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इंपॉर्टेंट बात यहां लिखते हैं, विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मटेरियल या मीडियम। इसमें मीडियम हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा, पार्टिकल चल करके नहीं जाएंगे जो हीट को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन फिर भी हीट जाएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें कोई पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा। अब देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया था, वो एग्जांपल दोबारा सबसे पहला एग्जांपल ये था कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा रो में खड़ा किया था। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स एक रो में अरेंज्ड हैं, और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको कुछ वर्क दिया गया है कि आपको हीट एनर्जी को ट्रांसफर करना है। वो हीट एनर्जी क्या थी, वो हीट एनर्जी चौक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो हमें क्या करना है, इसको हमने एक चौक दिया, बोला कि इस चौक को सेवंथ स्टूडेंट के पास तक पहुंचा दीजिए। तो इसके पास तीन रास्ते हैं ऐसा करने के। ये क्या करेगा, ये आलस से भरा हुआ है, ये क्या करेगा, ये इस चौक को हैंड ओवर कर देगा दूसरे स्टूडेंट को। दूसरा स्टूडेंट भी नहीं उठा, उसने बोला कि ये ले, इसको आगे पास कर दे। तो तीसरे ने फिर आगे पास कर दिया, फिर इस तरह से ये आगे से आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है क्या? तो आंसर है नो, पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा इसमें। तो ये कौन सा मेथड है, ये कंडक्शन मेथड है। कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ करके नहीं जा रहा, सिर्फ वो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। जो यहाँ पर चौक लिया गया है वो क्या है, वो हमारी हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी फर्स्ट से लेकर के सेवंथ पार्टिकल तक जा चुकी है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम। सेकंड कन्वेक्शन में क्या बताएंगे? कन्वेक्शन में हम लोग बोलेंगे कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है ये खुद चल करके जाएगा और सेवंथ स्टूडेंट को ये चौक हैंड ओवर कर देगा। फर्स्ट स्टूडेंट खुद चल करके जाएगा और सेवंथ स्टूडेंट को ये चौक हैंड ओवर कर देगा। सो दिस मेथड इज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल खुद चल करके जाता है और हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करता है, कोलिजन करता है दूसरे पार्टिकल के साथ जाकर के और अपनी हीट दूसरे पार्टिकल को दे देता है। सो दिस इज कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होगा, रेडिएशन में ये होगा कि ये चौक को यहां से सीधा थ्रो करेगा, ना खुद चल करके गया और ना इसने साथ वाले पार्टिकल को हैंड ओवर किया। इसने चौक को सीधा यहाँ से थ्रो किया और सेवंथ वाले पार्टिकल ने उस चौक को कैच कर लिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। और इसमें यही इंपॉर्टेंट फीचर लिखा गया है, देखिए। रेडिएशन के बारे में देखो, रेडिएशन में क्या सीखने को मिलता है कि ये जो चौक है, ये चौक को डायरेक्टली क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है सेवंथ स्टूडेंट के पास में, और सेवंथ वाले स्टूडेंट ने इसको क्या कर लिया, इसको कैच कर लिया। तो इसमें हीट ट्रांसफर हुई फर्स्ट पार्टिकल से लास्ट पार्टिकल में, फर्स्ट पोजीशन से सेवंथ पोजीशन तक हीट ट्रांसफर हुई। लेकिन ना तो इसमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और ना ही ये खुद चल करके जा रहे हैं। तो विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम द हीट इज ट्रांसफरिंग। तो ये चौक डायरेक्टली लास्ट वाले के पास पहुंच गया। ओके, तो अब इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि कैसे हो रही है। सबसे पहला एग्जांपल इसका होगा कि सन से जो
रेडिएशन हम तक आ रहा है, बेसिकली सन से जो हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो बेसिकली कौन सी एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी है। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसमें। लाइट क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कौन प्रोड्यूस कर सकता है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं जब वो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं या जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं, तो हम लोग ये बात बोल देते हैं इसमें, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है उस समय पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम काफी बड़ा होता है। सबसे पहले आती है गामा रेज, फिर उसके बाद आती है एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आती है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आता है विबग्योर। इस विबग्योर रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। तो ये सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इसको विजिबल लाइट बोलते हैं। और रेड के बाद क्या आता है, रेड से कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो आंसर है इंफ्रारेड। वॉयलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो अल्ट्रावायलेट, रेड से कम फ्रीक्वेंसी है तो इंफ्रारेड। तो रेड से कम फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद यहाँ पर जो इन्हीं को हीट वेव्स बोला जाता है, जो इंफ्रारेड वाली होती है। इसके बाद में आएगा माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव के बाद आएगा रेडियो वेव, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम चला रहे हैं, हमारे 4G 3G फोन जो काम कर रहे हैं वो रेडियो वेव्स की हेल्प से काम कर रहे हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही हो रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो काम कर रहा है। तो सबसे हाई एनर्जी की वेव्स हैं गामा रेज। आपने शायद ये फॉर्मूला पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, E इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगा। E इज इक्वल टू एच न्यू, एच एक कांस्टेंट होता है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और न्यू क्या है, न्यू फ्रिक्वेंसी होती है। तो फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, एक्स रेज की। और सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी इसमें किसकी है, सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है रेडियो वेव्स की। आप इसको वेवलेंथ की टर्म्स में बोलना चाहें तो वेवलेंथ की टर्म्स में भी बोल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कैसी होगी, वेवलेंथ होगी स्मॉलर, सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है। तो ये गामा रेज है। एक्स रेज, एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम है, अल्ट्रावायलेट की और कम है, विबग्योर की और कम है, इंफ्रारेड की और कम है। तो फ्रिक्वेंसी कम की तरफ हम बात कर रहे हैं और वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी रेडियो वेव्स की। एनीवेज, ये गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, जैसा कि सन पे हो रहा है। दो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और इसमें क्या रिलीज करते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली न्यूक्लियस का जुड़ जाना, तो न्यूक्लियस का जुड़ जाना इसको बोलते हैं फ्यूजन। और दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है फिजन प्रोसेस। तो फिजन प्रोसेस में क्या होगा, फिजन प्रोसेस में न्यूक्लियस टूटेगा। कौन सा न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस। तो हैवी न्यूक्लियस कौन से हैं, हैवी न्यूक्लियस है यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम 235, ये जो है ये स्प्लिट अप होता है, ये दो नए एटम्स के अंदर टूट जाता है, बैरियम और क्रिप्टॉन, दो नए एटम बन जाते हैं। और इसमें भी क्या रिलीज होती है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, गामा रेज की फॉर्म में। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, तो वो गामा रेज होती हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। एक चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके साथ साथ देखो इस वेव को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा गया है। जो ब्लू कलर से मैंने बनाया वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जो रेड कलर से हम बनाते हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव अगर इस ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड की वेव जेड डायरेक्शन में बनाएंगे, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं कौन कौन से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
और आपने माइकल फेराडे के लॉ में स्टडी किया होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है।